Hello, my dear learners. I hope your preparation is going well for KBS PGT Commerce exam. So, let us start today's topic, which is nature and classes of shares. शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट होती है इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. एक ऐसी यूनिट जिसमें कंपनी की शेयर कैपिटल डिवाइड होती है उसको बोलते हैं शेयर. ओके, तो ये हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी. सो ओनरशिप इंटरेस्ट मतलब कि मान लो कि हम ये बोलते हैं ना कि इस पर्सन के पास या गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 51% शेयर्स हैं. ओके, सो वहाँ पे जो कंपनी की ओनरशिप डिसाइड हो जाती है. सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी द ओनरशिप इंटरेस्ट is decided. Next the important point I will be discussing with you, that is memorandum of association और article of association में जो शेयर्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसी है. ओके, सो दो ऑथराइज्ड कैपिटल हमने पढ़ी थी हमारी लास्ट वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू वॉच द वीडियो एंड नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट. जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है हमारी, अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं. ओके, नंबर ऑफ शेयर इन विच द ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड वो भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं. ओके, सो लेकिन जो क्लासेस ऑफ शेयर इन विच द कंपनीज कैपिटल इज टू बी डिवाइडेड, कौन सी क्लासेस ऑफ शेयर में जो कंपनी की कैपिटल डिवाइड करनी है वो अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेस्क्राइब करता है कि कौन सी क्लासेस के शेयर, या वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंशियल शेयर है, तो और उन शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारा जो मैटर है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी की. चलिए अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में. टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हमारे पास और कम और होते हैं इक्विटी शेयर्स. सो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्रेफरेंस शेयर इज़ वन विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन. कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी, उन्हीं को हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं. जैसे कि इसके नाम से ही पता चला, ठीक है, प्रेफरेंस, हम शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं. किस बेसिस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनको राइट के बेसिस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं. ओके, राइट किस चीज़ का राइट? डिविडेंड टू बी पेड. ओके, उनको डिविडेंड पे के लिए प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है, या तो फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल हो या एन अमाउंट कैलकुलेटेड बाय अ फिक्स्ड रेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू. या तो जो डिविडेंड है फिक्स्ड अमाउंट पेएबल हो शेयर होल्डर्स को, या फिक्स्ड रेट पे पेएबल हो, तो ये प्रेफरेंशियल राइट होगा कि जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड करने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी the preferential right to the repayment of the capital before anything is paid to equity share. So दूसरा जो इनका preferential right है कि जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, उस टाइम पे जो कैपिटल की रीपेमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी. ओके, सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल शेयर्स के काफ़ी सारे टाइप्स भी हैं. सो जो हैं आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, और भी बहुत ज़्यादा टाइप है इसके, जैसे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स इन द न्यू वीडियो. ओके, so let us continue this video.
अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। सो इक्विटी शेयर्स according to section 43 of the Companies Act 2013, equity share is a share which is not a preference share। जो preference share नहीं है वो equity share है। These share do not enjoy the preferential right in terms of payment of dividend and repayment of capital। So जो preferential शेयर होल्डर्स के पास राइट होते हैं कि जो उनको डिविडेंड की पेमेंट और कैपिटल की रीपेमेंट ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाएगी। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये वाले राइट नहीं होते। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद जो भी अगर उसमें से पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इनके पास जो होता है वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं होता कि इनको इतने परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10%, 20% इतना फिक्स अमाउंट डिविडेंड का नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स होते हैं इनके पास। नेक्स्ट वन डिफरेंशियल राइट्स प्रेस्क्राइब्ड इन AOA। और कुछ और राइट्स होते हैं, अलग अलग राइट्स या ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में प्रेस्क्राइब होती हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अप्लाई होंगी। सो चलिए, हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, हमने शेयर्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब देखेंगे कि कंपनी शेयर्स को इशू कैसे कर सकती है। क्या कंपनी सारा का सारा पैसा अभी मंगा लेगी अलॉटमेंट के टाइम पे या एप्लीकेशन के टाइम पे? नहीं, जब कंपनी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से कंपनी धीरे धीरे ग्रेजुअली पैसा मंगाती है। ओके, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे विद एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी वो मंगा लेती हैं। ओके, सो सेकंड अलॉटमेंट पे वो अलॉटमेंट मनी मंगा लेती हैं कंपनी। और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल पे वो कुछ पैसे मंगा लेगी, सेकंड कॉल पे या फिर फाइनल कॉल उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट होती हैं। ओके, सो हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कंपनी जो है वो कैसे शेयर्स को इश्यू करती है। सो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, हम वो देखते हैं। ओके, सो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सो प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए ताकि उन पब्लिक को पता चले कि एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है और उसको फंड की ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए। और प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में और ये भी लिखा होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो पैसा कलेक्ट कंपनी करेगी वो पैसा किस तरीके से यूज़ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आफ्टर दैट issue of prospectus, the next step of the procedure is receipt of application. Prospective investors make an application along with the application money. जो इन्वेस्टर्स हैं वो एप्लीकेशन मनी दे देंगे कंपनी को अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। NVS में भी क्वेश्चन आ चुका है, HTET, HPSC या KVS में कई इससे रिलेटेड जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, तो वो आपका आंसर होगा 120 डेज। ओके, सो अगर इफ़ कंपनी फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होता है? मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपने बताया है कि उसमें 90% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, नो, ऑफ द इश्यूड कैपिटल। ओके, इश्यूड कैपिटल का 90% जो अमाउंट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, सो वो अमाउंट कंपनी को कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस।
If company fails to receive the minimum subscription amount within the said period, it cannot proceed for the allotment of shares. अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 दिन के अंदर अंदर नहीं मिलता है तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती हैं, वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती हैं। और मतलब 90% है, 90 से 89% भी हो जाता है तब भी कंपनी को अलॉट नहीं कर पाएगी शेयर्स, और कंपनी को ये अमाउंट 130 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिला तो वो जो पैसा होगा वो कंपनी इन्वेस्टर्स को कितने दिन में रिटर्न कर देगी, तो वो उसका आंसर होगा आपका 130 डेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ओके, चलिए मान लेते हैं कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपना रिसीव हो चुका है। सो कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। ओके, सो आफ्टर अलॉटमेंट द एप्लीकेंट बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि जो एप्लीकेंट्स है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कब बनेंगे, तो आफ्टर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस और आफ्टर अलॉटमेंट। So after allotment, the applicants become the shareholders of the company. Okay, so एक important, very very important note है आपका जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा है। According to SEBI Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000, minimum subscription of capital cannot be less than, so मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, एक बार रिविजन हो जाएगा इधर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द issued amount. Okay, I hope this topic is clear to you. If you feel any doubts, please write down in the comment section below. I'll be clearing your doubt as soon as possible. Keep preparing, keep learning. Thank you for watching the video.